बच्चों, अपना पहला चैप्टर फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर और फाइनल अकाउंट ये दोनों अलग अलग शब्द है। फाइनल अकाउंट जब तक आप कॉमर्स फैकल्टी में पढ़ते रहोगे, फाइनल अकाउंट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। क्यों? बीकॉम पार्ट 1 में 2 प्रकार के फाइनल अकाउंट्स है। 11th में भी फाइनल अकाउंट था सोल ट्रेडर का। 12th में फाइनल अकाउंट था पार्टनरशिप का। बीकॉम पार्ट 1 में सोल ट्रेडर का ही फाइनल अकाउंट है, 11th क्लास के जैसा, लेकिन ये डिटेल में है। 11th क्लास में थोड़ा शॉर्ट में था। फिर फाइनल अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्ट 1 में पढ़ोगे। फिर फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग, फाइनल अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, लिक्विडेटर्स फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये सारे फाइनल अकाउंट्स आपको हर साल पढ़ते रहना है। अभी हम सोल ट्रेडर के फाइनल अकाउंट की बात कर रहे हैं। प्रश्न ये है, फाइनल अकाउंट क्या होता है? अब फाइनल अकाउंट क्या होता है ये बताने की उन बच्चों को ज़रूरत नहीं है जो 12th कॉमर्स होके आए हैं। पर कुछ बच्चे दूसरे क्लास से आए हैं, कुछ बच्चे फाइनल अकाउंट उनका था ही नहीं साइंस में होने के कारण, तो एक बहुत ही शॉर्टकट में आपको हिंट देना करके बता रहा हूँ। फाइनल अकाउंट क्या है? साल के आखिरी में हर व्यापारी यह जानना चाहता कि उसे इस साल कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। तो कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ यह देखने के लिए जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं उसे फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं। जैसा 11th में आपको कॉमर्स की पहली सीढ़ी पढ़ाई गई, सीढ़ी यानी स्टेप। पहले आपको जर्नल पढ़ाई, फिर आपको लीजर पढ़ाई, फिर आपको ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ाया और फिर ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाना पड़ाया था। अभी हमें केवल ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट ही बनाना है। और फाइनल अकाउंट की डेफिनेशन उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो 12th में कॉमर्स नहीं था। और वो परिभाषा ऐसी है, साल भरे में हमने जो ट्रांजैक्शंस किए उसमें हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, और हुआ तो कितना हुआ, यह देखने के लिए फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। और उसी दिन यानी फाइनल अकाउंट के दिन बैलेंस शीट भी बनाई जाती है। बैलेंस शीट का मतलब होता है साल भरे में कहाँ से कितना पैसा किन लोगों से अपने को लेना है और किन लोगों को हम पैसे देने वाले हैं। तो ये लेना और देना, इसकी समरी सारांश यानी बैलेंस शीट होती है। फाइनल अकाउंट के कंटेंट है ट्रेडिंग अकाउंट नंबर 1, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 3 बैलेंस शीट। सोल ट्रेडर के बता रहा हूँ। अब
बैलेंस शीट के पहले कुछ फाइनल अकाउंट्स में एक और अकाउंट जुड़ता है, एडजस्टमेंट अकाउंट या अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो सोल ट्रेडर में नहीं होता। तो बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? हमें फैक्ट्री के अंदर, कारखाने के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ, यह ढूंढने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां ट्रेडिंग अकाउंट के बदले में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इसमें थोड़ा टेक्निकली डिफरेंस है, वो आपको बाद में बताया जाएगा। फिर ट्रेडिंग अकाउंट के बाद नंबर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनकम और एक्सपेंडिचर, इसके अंदर वो लिखे जाते हैं जो ऑफिस के साथ कनेक्टेड होते हैं, मतलब फैक्ट्री छोड़ के। फैक्ट्री के इनकम और एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, ऑफिस के इनकम और एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं, और बैलेंस शीट यह तीसरा कंटेंट है सोल ट्रेडर के फाइनल अकाउंट का, जिसमें लेना और देना, लेना और देना मतलब रिसीवेबल एंड पेएबल, ये चीज़ें लिखी जाती हैं। मतलब सीधा हुआ कि सोल ट्रेडर के फाइनल अकाउंट के 3 मेजर कंटेंट है। पहला ट्रेडिंग अकाउंट ऑब्लिक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। तो बच्चों, हम अभी ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट यानी नमूना, स्पेसिमन डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर इस बैच में पूरे के पूरे 12th कॉमर्स के बच्चे होते तो शायद मैं ट्रेडिंग अकाउंट पे डिस्कशन नहीं करता, क्योंकि ये सारे के सारे आइटम आपको 12th क्लास में हो चुके हैं। लेकिन अभी इस बैच में वो भी बच्चे हैं जो कॉमर्स के 12th के नहीं हैं, इसलिए मैं शॉर्टकट में कुछ आइटम्स की डेफिनेशंस बताने वाला हूँ। और एक सूचना मैं बार बार रिपीट करूँगा, हो सकता है एक आधे वीडियो में 2-2, 3-3 बार आएगी वो। जिन बच्चों का 12th में कॉमर्स नहीं था, वे बच्चे अपना फ़ोन नंबर और रजिस्ट्रेशन करके ऑफिस में आकर हमारे ऑफिस स्टाफ के पास लिख दीजिएगा, क्योंकि जिन बच्चों का कॉमर्स नहीं था 12th में, उनको अलग से डिटेल में पढ़ाया जाएगा 1-1.5 महीना। और वो क्या पढ़ाया जाएगा? वही जो 11th 12th में हमने कॉमर्स के बच्चों को पढ़ा। इसलिए हमारे फ़ोन नंबर्स आपके वीडियो पे आते रहते हैं। वो फ़ोन नंबर को देखकर ऑफिस में आकर या फ़ोन से बात करके, इंक्वायरी करके, नॉन कॉमर्स वाले बच्चे जो है अपना अलग से नाम लिखवा देंगे हमारे ऑफिस में। सूचना समाप्त हुई। तो अभी शॉर्टकट में डिस्कशन चालू करता हूँ। ये अब मेरा डिस्कशन उतना डिटेल में नहीं है। क्यों? डिटेल में बताया तो कॉमर्स वाले बच्चे बोर हो जाएंगे, और
बहुत ही शॉर्ट में बताया तो साइंस वालों को कुछ भी नहीं समझेगा, इसलिए एक जनरल सिंपल लैंग्वेज में मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ हर एक आइटम का। हो सकता है बहुत सारा इंट्रोडक्शन है, एग्जाम्पल्स मेरे जनरल हो, हमारे डेली ट्रांजैक्शंस में के हो, हमारे किचन रूम के होंगे, हमारे ड्राइंग रूम के होंगे, सोल ट्रेडर के नहीं होंगे, लेकिन सोल ट्रेडर के आइटम पढ़ाने के लिए डेली रूटीन एग्जाम्पल में वो एग्जाम्पल लूँगा जो आपके सामने दररोज होते रहते हैं ना बच्चों। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये देखो यहाँ से चालू हुआ यहाँ तक और इसके नीचे वो पोर्शन जोड़ना है, यानी ये चालू हुआ यहाँ से और खत्म हुआ यहाँ पर, मतलब दोनों जो पार्ट आपको दिख रहे हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट ही है। डेबिट बाजू के आइटम जो बचे हुए हैं उधर लिखे, क्रेडिट बाजू के आइटम जो बचे हुए हैं वो उधर लिखे। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रेडिंग अकाउंट में जनरली वही ट्रांजैक्शन लिखते हैं जो फैक्ट्री कारखाने के साथ संबंधित होते हैं। जनरली वही एक्सपेंडिचर लिखते हैं जो फैक्ट्री के या कारखाने के होते हैं। जैसा पहला आइटम है देखो ओपनिंग स्टॉक, डेबिट का पहला आइटम है ओपनिंग स्टॉक। इसमें 3 है, ए, बी और सी, और ओपनिंग स्टॉक के बिल्कुल अपोजिट इस अकाउंट के उल्टे बाजू पर देखो आखिरी में यह है क्लोजिंग स्टॉक। नाम फिर वही है ए, बी और सी। अब मतलब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक एक दूसरे के अपोजिट है। अब ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या? ओपनिंग का मतलब है साल की शुरुआत का, स्टॉक का मतलब है बैलेंस। जैसा कि आपके किचन रूम में, मतलब मम्मी की किचन रूम में, खाते आप सब है पर बोलते हैं किचन रूम मम्मी की होती है। मम्मी के किचन रूम में साल के पहले दिन जो बैलेंस वस्तुएं होती है, शुगर, चाय पाउडर, मिर्ची, हल्दी पाउडर, आटा, दाल, ये सारे ओपनिंग स्टॉक में होते हैं। मैंने बोला है कि बहुत सारे आइटम सोल ट्रेडर से संबंधित नहीं होंगे, लेकिन जो चीज़ें आपको मालूम है उनका एग्जाम्पल देकर मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने किचन रूम का एग्जाम्पल दिया। ओपनिंग का मतलब है साल के पहले दिन और क्लोजिंग का मतलब है साल के आखिरी के दिन। मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2019 को पहला दिन है साल का। 1 अप्रैल 2019 साल का पहला दिन है और यहाँ से 12 महीने गिनो तो वो आएगा 31 मार्च 2020। क्या बोलेंगे उसको? कोरोना ईयर, क्योंकि कोरोना हर रोज अपने को रोना लाता है। हम सभी रोते हैं, पर काम तो करो ना, काम करो, पढ़ाई करो, मैं पढ़ाता हूँ, तो ये कोरोना ईयर है, ये समझ के चलो। तो मान लो साल का पहला दिन 1 अप्रैल 2019 है, आखिरी का दिन 31 मार्च 2020 है। तो साल के पहले दिन मम्मी के किचन रूम में जो बैलेंस वस्तुएं होगी वो ओपनिंग स्टॉक, और आखिरी के दिन जो बैलेंस वस्तुएं मम्मी के किचन में होगी वो क्लोजिंग स्टॉक।
ओपनिंग का मतलब है, बताया मैंने, पहले दिन का। क्लोजिंग का मतलब है साल के आखिरी के दिन का। अभी इसमें 3 प्रकार है, ए, बी और सी। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल का मतलब कारखाने के अंदर लगने वाला मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है मटेरियल को प्रोसेस करना चालू कर दिया और वो अंडर प्रोसेस है। फिनिश गुड्स का मतलब है वस्तुएं बन के तैयार है। फॉर एग्जाम्पल, एक अपन उदाहरण लेते हैं क्या का, फैन के कारखाने का। फैन है ना, पंखा। अब पंखे के कारखाने में रॉ मटेरियल होगा स्टील एंड लोहा, मतलब स्टील की शीटें, वायर, कलर, ये रॉ मटेरियल हो गया। वर्क इन प्रोग्रेस क्या, वो लोहे को काटकर साइज में लाते हैं हम, उसको बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। लोहे को जिस साइज का फैन बनाना है उस साइज में कटवा कर रखना, यानी मटेरियल के ऊपर प्रोसेस चालू करना। फिनिश गुड्स, जिस दिन आपका पंखा बन जाएगा, फैन बन जाएगा, वो फिनिश गुड्स। अभी नॉन कॉमर्स वाले बच्चे शायद उनको नहीं समझा होगा, अब मैं उनके भाषा में, बहुत सिंपल भाषा में बताता हूँ। आपके घर में चाय का सामान किचन रूम में होता है। चाय बनाने के लिए मेजर कंटेंट है शक्कर, चाय की पाउडर, अदरक डालते होंगे तो, दूध, पानी। पानी अलग से बताने की जरूरत नहीं है, वो दूध भी रहता है, और बाद में वो गैस वगैरह वगैरह। पर मेजर कंटेंट ये है चाय पत्ती, टी पाउडर, शक्कर, दूध। तो ये चीजें जब अलग अलग रखी रहती है, यानी चाय पत्ती अलग रखी है, शक्कर अलग रखी है और दूध अलग रखा है, तो ये हो गया रॉ मटेरियल। अब उधर से ऑर्डर आया पिताजी का, अरे मम्मी जरा बाहर गई मीटिंग करने के लिए, कोरोना की मीटिंग है, वहां गई, तुझे मेरे लिए चाय बना। आपको डैडी ने आदेश दिया कि चाय बना। फिर आपने क्या किया, गैस चालू करके उसके ऊपर बर्तन रखा, फिर उसमें जो जो मिलाना है चाय बनाने के लिए, जैसा कि दूध, चाय पत्ती, शक्कर, अदरक, लहसुन नहीं, अदरक, ये डाल दिया और गैस चालू कर दिया। पहली बार चाय बना रहे थे, समय लग रहा था। डैडी का जोर से आवाज आया ड्राइंग रूम से, अभी चाय बना रहा कि चाय लेने दार्जिलिंग गया। तो आपने बोला डैडी सब सामान मैंने डाल दिया, गैस के ऊपर चाय उबाल रही है, उबाल रही है, मतलब चाय बनाने की प्रोसेस चालू हो गई, सब सामान कंबाइन करके, लेकिन अभी तक चाय नहीं बना। उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क यानी काम, इन प्रोग्रेस का मतलब है चालू है। जब ये सामान अलग अलग थे तब वो रॉ मटेरियल था। जब ये सामान मिक्स कर दिए और चाय बनाने की प्रोसीजर चालू कर दी, उसको बोलेंगे हम वर्क इन प्रोग्रेस। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स वर्क स्टार्टेड बट नॉट कंप्लीटेड। जैसा कि आपका एजुकेशन स्टार्टेड, शुरू है नर्सरी से, बट नॉट कंप्लीटेड, अभी तक पूरा नहीं हुआ।
यानी आप भी वर्क इन प्रोग्रेस के ही सिचुएशन में हो। और तीसरा आइटम है फिनिश गुड्स। फिर एक आवाज लगाई डैडी ने, अबे मम्मी आएगी लेकिन तेरा चाय नहीं आया अभी तक। तो आपने चाय को कप बसे में डालकर डैडी की तरफ लेके गए, दैट इज फिनिश गुड्स। मतलब चाय बनाने का सामान अलग अलग था, तब रॉ मटेरियल कंबाइन करके चाय की प्रोसेस चालू हुई, वर्क इन प्रोग्रेस, चाय बन के तैयार हुआ, फिनिश गुड्स। अब समझ गए होंगे कि ओपनिंग स्टॉक मतलब पहला साल के पहले के दिन का स्टॉक, उसमें 3 प्रकार के स्टॉक होते हैं। जैसे तुम्हारे किचन में चाय के स्टॉक है, वैसे कारखाने के अंदर भी स्टॉक होते हैं। सेम आइटम है क्लोजिंग स्टॉक का, साल के आखिरी का स्टॉक, यह है क्लोजिंग। फिर वही 3 आइटम है, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा चुका हूं। अब परचेस माइनस परचेस रिटर्न, आपने मार्केट से कुछ सामान लाया, वो हो गया परचेस। मान लो 10,000 का लाया और डैडी ने बोला ये 200 रुपए का सामान बेकार है, वापस कर दे। वापस कर दिया तो क्या हुआ, फिर परचेस 10,000 और परचेस क्या सामान लौटा दिया 200। परचेस को माइनस करो, परचेस से माइनस करो परचेस रिटर्न को। उसी तरह इधर देखो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब ये क्या है, आप कारखाने के मालिक हो, आपने कस्टमर को यानी दुकानदारों को माल बेचा, वो सेल हो गया। उन दुकानदारों ने कुछ वापस ला के दिया, कारण कुछ भी हो, डैमेज होगा, कुछ भी कारण हो, सेल्स रिटर्न माइनस करो। तो परचेस माइनस परचेस रिटर्न एक्सपेंडिचर का आइटम है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इनकम का आइटम है। वेजेस, अब देखो वेजेस को ढेर सारे नाम है। वेजेस, प्रोडक्ट वेजेस, उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, डायरेक्ट वेजेस। वेजेस का मतलब ये हमारे कारखाने के अंदर डेली वेजेस के ऊपर, यानी हर रोज जिनका पेमेंट करते हो, या जिनका पेमेंट तुम वीकली साप्ताहिक करते हो, तो टेम्पररी वर्कर्स को जो पेमेंट दिया जाता है, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उसे बोलते हैं वेजेस। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, कारखाने के अंदर अगर आपको मशीनरी चलाना है, ऑपरेट करना है, तो कुछ कारखाने में इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, कहाँ पर गैस पे, कहाँ पर वाटर पर। वो आप बोलेंगे वाटर पर कौन सी मशीनरी चल सकती है। थोड़ा सा हम एडवांस युग में आ गए। 40 साल पहले सिनेमा थिएटर पानी के ऊपर चलाते थे, पानी से जनरेट करते थे स्टीम, और स्टीम पर मशीनरी चलाते थे। तो मशीनरी चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए गैस लगता है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। एक आधे कारखाने में तीनों लगता है, एक आधे में 2 लगता है। फ्यूएल एंड पावर, ये और ये आइटम एक ही है। ये फ्यूएल, गैस फ्यूएल है, इलेक्ट्रिसिटी फ्यूएल का एक प्रकार है, वाटर फ्यूएल का एक प्रकार है। तो फ्यूएल एंड पावर का मतलब है मशीनरी चलाने के लिए जो पावर लगता हो। ध्यान में रखना, हमारे आजू बाजू में, मतलब नागपुर के बाजू में कोराडी नाम का शहर है, छोटा सा,
जिसको हम विलेज बोलेंगे, वहाँ बिजली बनती है। वो बिजली हमारे घर में आती है और हमारे घर में हम हर महीने में लाइट बिल भरते हैं। कारखाने के अंदर भी, ऑफिस के अंदर लाइट लगाने के लिए लाइट बिल भरते हैं। वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता, वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन कोराडी से ही जो इलेक्ट्रिसिटी अपने को नागपुर में आती है, उसके द्वारा मशीनरी चलाई जाती होगी तो उसको पावर बोलते हैं। मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग मशीन को ऑपरेट करने के लिए जब किया जाता तब वो पावर, और उजाला करने के लिए किया जाता तब वो लाइट। लाइट बिल ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता, वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन पावर ये आता है ट्रेडिंग में। उसके बाद फैक्ट्री का रेंट, ये क्या है? फैक्ट्री का रेंट, जिस बिल्डिंग के अंदर तुम्हारी फैक्ट्री चालू है, कारखाना चालू है, वो बिल्डिंग अगर आपने किराए से ली होगी तो बिल्डिंग ओनर को रेंट देना पड़ता, उसको बोलते हैं फैक्ट्री का रेंट। ये कारखाने के साथ संबंधित है, इसलिए ट्रेडिंग में आता। लेकिन आपका ऑफिस, कंपनी का ऑफिस अगर एक आधे बिल्डिंग में है, उस बिल्डिंग का जो किराया देते हो उसको बोलते हैं ऑफिस रेंट। वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैंने बताया था आपको, फैक्ट्री के साथ कनेक्टेड एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग में, ऑफिस के साथ कनेक्टेड एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस में। रेंट फैक्ट्री का होगा ट्रेडिंग में आएगा, ऑफिस का होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कंज्यूमेबल स्टोअर, कंज्यूम करना म्हणजे उपयोग में लाना। स्टोअर है छोटी मोटी बातें। अब देखो, मशीनरी साफ करने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए चिंदिया लगती है, वेस्ट कॉटन चिंदिया लगती है। जैसा कि आपकी किचन में, किचन ओटे पर मम्मी को पूछना, आपकी फटी हुई बनियान ना, बनियान वहां मिलेगी, फटा हुआ शर्ट मिलेगा, वो चिंदिया है। जो जल्दी समझता वही बताता, ठीक है। स्टोर क्या होता है? तो किचन रूम साफ करने के लिए जो छोटी मोटी चीजें, पाउडर का उपयोग होता है, जो भी गैस साफ करने के लिए एखादे विम पावर का उपयोग करते होंगी मम्मी, ये कंज्यूमेबल आइटम्स है। तो कंज्यूमेबल स्टोर का मतलब है किचन को साफ सुथरा रखने के लिए आपकी मम्मी आपके फटे फूटे कपड़े वहां ध्यान में लाती। आजकल तो फटे फूटे कपड़े भी आप पहनते हो, बहुत इज्जत के द्वारा पहनते हो, और पुराने लोग आपकी बेइज्जती करते हैं जिन्होंने फटे कपड़े कभी पहना नहीं, पर आप पहनते हो। तो कारखाने के अंदर मशीनरी को, कारखाने को क्लीन रखने के लिए जो छोटी मोटी चीजें लगते हैं, चिंदिया मतलब वेस्ट कॉटन, वो कंज्यूमेबल स्टोर है। देन इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। दूसरे देशों से भारत में लाना यानी इंपोर्ट, और अपने देशों से बाहर भेजना यानी एक्सपोर्ट। जैसा कि फॉरेन के एक आधी लड़की के साथ शादी करके उसको आपने फॉरेन चलाया, वो क्या हो गया? इंपोर्टेड पीस इंडिया के लिए। और तुमको एक आधे ने भगाकर फॉरेन में लेके गए, क्या हुआ? भारत से एक्सपोर्ट हुआ हो।
हो सकता है वो भारत के लिए डैमेज पीस होगा पर एक्सपोर्ट हो गया। तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का अर्थ बहुत अच्छी तरह से समझा नहीं होगा, आपको झूम गया होगा अच्छे से। इम्पोर्ट का मतलब है दूसरे देश से जब वस्तुएं लाते हैं तो बाउंड्री पर, मतलब जहाज से आता होगा तो शिपिंग यार्ड के ऊपर, प्लेन से आता होगा तो एरोड्रम पर पेमेंट करना पड़ता है टैक्स का, उसको बोलते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी। और तुम जब बाहर बेचते हो तब भी टैक्स देना पड़ता है, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। ड्यूटी है ना टैक्स, टैक्स का एक प्रकार मुझे ड्यूटी। आपके पिताजी ड्यूटी पर जा रहे हैं, टैक्स पर नहीं जा रहे। यहां मैं बता, एक ही शब्द के अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ होते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब दूसरे देश से सामान लाया, उसके ऊपर टैक्स पेमेंट किया तुमने गवर्नमेंट को, वो आएगा ट्रेडिंग पे। और तुम्हारे देश से तुम माल भेज रहे हो दूसरे देशों में और गवर्नमेंट को टैक्स पेड कर रहे हो, वो आएगा एक्सपोर्ट में। इंपोर्ट लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट और एक्सपोर्ट लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट। फ्राइट, FREIGST, ये फ्राइट क्या होता है? उसको हम कैरेज भी बोल सकते हैं। अब कैरेज और फ्राइट में थोड़ा सा डिफरेंस है। कैरेज क्या है पहले ये बता देता हूं। कैरेज इन वर्ड, जैसा आप कारखाने के ओनर हो और कारखाने के ओनर इस नाते से आपने होलसेल मार्केट में कुछ रॉ मटेरियल परचेस किया और उसको ट्रक में डालकर कारखाने में लाया, तो ट्रक के मालिक को जो भाड़ा दिया वो कैरेज इनवर्ड। और फ्राइट क्या होता है, फ्रेट क्या होता है? मान लो कभी माल आपने रेलवे से लाया, शिप जहाजों से लाया, उसको जो पेमेंट करते हो वो फ्रेट है। बात एक ही है। मार्केट से रॉ मटेरियल परचेस करने के बाद उसको फैक्ट्री के अंदर तक लाने का जो एक्सपेंडिचर होता है उसको फ्रेट या कैरेज इनवर्ड बोलते हैं, कभी कैरेज भी बोलते हैं। अब कैरेज इनवर्ड के एक अपोजिट शब्द है कैरेज आउटवर्ड। अब ये क्या होता है? अभी मैंने क्या बताया आपको, कारखाना है आपका, मान लो पंखे का, पंखे बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा वो आपने होलसेल मार्केट से कारखाने में लाया, तो आप दोगे कैरेज इनवर्ड। लेकिन पंखे बनने के बाद, फैन बनने के बाद, ये फैन, ये पंखे हम मार्केट में भेजेंगे। वो भेजने के लिए जो खर्चा करते हैं उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। इसका आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। हम नहीं, आप।